अचानक से मेरे पति की मौत हो गई और फिर मैं अपने दो जवान बेटियों को लेकर बिल्कुल ही बेसहारा हो गई। हमारा अब इस दुनिया में कोई नहीं था। इस बुरे वक्त में सभी ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया था। यह अचानक से हुआ एक ऐसा हादसा था जिसे हम तीनों माँ बेटी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अब घर चलाने के लिए मैंने घर में जितने भी जमा पूंजी थे सभी को खर्च करना स्टार्ट कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता घर में जितने भी पैसे थे सारे के सारे खत्म हो गए। और अब घर में दो वक्त का खाना भी बहुत ही मुश्किल से हो पा रहा था। और आज की रात तो ऐसा रात था कि घर में खाने का कोई भी सामान नहीं था। आज हम तीनों माँ बेटी सिर्फ पानी पीकर ही सोए थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और फिर अचानक से आधी रात को हमारे घर के दरवाजे पर कोई राशन का सामान छोड़कर चला जाता था। हम लोग कई दिनों से भूखे थे इसलिए ज्यादा सोच समझ ना पाई और उस राशन से हमने खाना बनाया। और हम माँ बेटों ने कई दिनों के बाद भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग गहरी नींद में चले जाते थे। हम लोगों को कोई भी होश नहीं रहता था। और फिर अब यह रोज रोज होने लगा। रोज रोज हमें राशन का सामान मिलता था और हम लोग आराम से खाना बनाकर खाकर सो जाते थे। करीब एक सप्ताह इसी तरह चलता रहा और फिर अचानक से हम तीनों माँ बेटी की तबीयत खराब हो गई। हम लोगों को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। फिर हम लोग अस्पताल गए और जब हम लोगों का टेस्ट हुआ तो हम लोगों के रिपोर्ट में जो आया उसे देखकर हम तीनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि हम तीनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो चुके थे। आखिर खाना खाने के बाद हम लोगों के साथ क्या होता था कि हम तीनों माँ बेटी एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। फिर अचानक से जो राज हम लोगों के सामने खुला उसे सुनकर हम लोगों के होश उड़ गए। ऐसा लगा कि धरती फट जाएगी और हम लोग उस पर समा जाएंगे। आखिर क्या हुआ था हम लोगों के साथ। मेरा नाम अंकिता है और मैंने अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में पूरी की थी, क्योंकि बचपन में मेरे माँ पापा एक्सीडेंट में मारे गए थे और मेरा पालन पोषण मेरे चाचा ने किया था। जैसे तैसे मैंने अपना बचपन बिताया, क्योंकि माँ बाप के ना रहने पर बच्चों की क्या स्थिति होती है यह मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। चाचा मुझे रखना तो नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी थी। और फिर जैसे मैं 18 साल की हुई मेरे चाचा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे विशाल से करवा दी, क्योंकि मेरे चाचा चाहते थे मैं जल्द से जल्द शादी करके अपने ससुराल चली जाऊं और वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल चली आई। फिर करीब शादी के 5 साल के बाद मेरे चाचा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरा ससुराल ही मेरा मायका था। मेरा तो इस दुनिया में ससुराल के अलावा और कोई जगह था ही नहीं कि मैं कहीं और जाती। लेकिन मेरे पति विशाल बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत ही मान सम्मान दिया और एक पति का फर्ज क्या होता है उन्होंने बखूबी निभाया। मैं अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थी। और फिर देखते देखते मैं दो बेटियों की माँ बन गई। मेरा परिवार पूरा हो चुका था। अब मेरे पति और मेरी दोनों बेटियां ही मेरी दुनिया थी। ससुराल में मेरे सास ससुर भी कुछ समय के बाद गुजर गए। विशाल अकेला भाई था और उनकी कोई भी बहन या भाई नहीं था, इसलिए अब मैं विशाल और मेरी दो बेटियां ही मेरा परिवार था। फिर जिंदगी यूं ही चलती रही और मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो गई। मेरी बड़ी बेटी 22 साल की और छोटी बेटी 19 साल की हो गई थी। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन जब मेरे पति काम करने के लिए ऑफिस गए तो थोड़ी ही देर के बाद मुझे फोन आया कि मेरे पति विशाल का बस हादसा का शिकार हो गए हैं और उनकी मौत हो गई है। यह खबर मेरे लिए ज्वालामुखी की तरह थी, जिसने मेरे साथ मेरी दोनों बेटियों को भी हिलाकर रख दिया था। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि अचानक से मेरी जिंदगी में कौन सा तूफान आ गया जिसने मेरे परिवार की नैया को डुबोकर रख दिया। रोते बिलखते हुए जब मैंने अपने पति की बॉडी के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि बस इस कदर जल गई थी कि उसमें जितने भी लोग थे सभी के सभी जलकर राख हो गए थे और किसी की भी बॉडी किसी को भी नहीं मिली थी। यह खबर सुनकर मैं एकदम से सन्न हो गई। यह मेरा कैसा नसीब था कि मुझे अंतिम समय में अपने पति की बॉडी भी नसीब नहीं हुई। लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं क्या कर सकती थी, किस्मत में जो लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। अब पति के गुजर जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत ही दुस्सर हो गई। कुछ दिनों तक तो हमारे पास जो भी जमा पूंजी थी उसी से मैंने किसी तरह अपने घर का खर्च चलाया। लेकिन जब सारे पैसे खत्म हो गए
और अब घर में हम माँ बेटियां दाना दाने के लिए तरसने लगे थे। हमारे अगल बगल में भी जो हमारे पड़ोसी थे, वह लोग भी अब हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, बल्कि हम लोगों को देखकर मुंह मोड़ लेते थे। जिंदगी हमें यह दिन दिखाएगा, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। पैसे ना होने के कारण मेरी दोनों बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। अभी उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी कि हादसा हो गया। मैंने कई जगह नौकरियों के लिए बात की, पर हर जगह मुझे सिर्फ नाकामी का ही सामना करना पड़ा। आज रात घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सुबह थोड़ा चावल था जो मैंने पका लिया था, और फिर उसमें नमक और मिर्च डालकर हम तीनों माँ बेटियों ने खा लिया था। लेकिन अब रात में फिर खाना कहाँ से आएगा? मैं तो भूखी रह भी जाऊंगी, लेकिन मेरी जवान बेटियां कैसे भूखी सो पाएगी? एक माँ के सामने उसके बच्चे भूखे रहे, यह दिन देखने से पहले भगवान भी मुझे अपने पास बुला लेते। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से खाना लाऊं और अपनी बेटियों को खिलाऊं। हम तीनों माँ बेटी दो दो गिलास पानी पीकर यूं ही चारपाई पर पड़े हुए थे। नींद तो आ नहीं रही थी, और मेरी आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे। मैं अपनी जिंदगी की खूबसूरत पलों को याद कर रही थी कि जब तक वो थे, हम लोगों को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई थी। मैं और मेरी बेटियां बहुत ही आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर यह रात हमने यूं ही पानी पीकर काटी, और फिर कब नींद आई, कब सुबह हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। दूसरे दिन सवेरे मैंने पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से थोड़ा सा आटा उधार मांगकर लाई और उन्हें कहा, जब मैं आटा खरीद कर लाऊंगी तो वापस दे दूंगी। उस दिन मैंने रोटी बनाई और फिर नमक तेल लगाकर हम तीनों माँ बेटियों ने रोटी खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर रात के समय हम लोग यूं ही भूखे प्यासे चारपाई पर बैठे हुए थे कि अचानक से रात के 8 बजे हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को हमारे घर पर कौन आ सकता है? यह सोचकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, और मन में यह भी डर बैठ गया, अगर कोई मेहमान होंगे तो फिर उन्हें मैं क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी, क्योंकि घर में खाने को तो कुछ भी नहीं था। लेकिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज बढ़ते ही जा रही थी, और फिर जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। और फिर अचानक से मेरे दरवाजे के चौखट के साइड में मुझे एक बोरी में कुछ नजर आया। मैंने कौतूहलवश उस बोरी को अपने घर के अंदर ले लिया और दरवाजा बंद कर लिया। तब तक मेरी दोनों बेटियां भी चारपाई पर से उठकर मेरे पास आ चुकी थी। यह वह बोरी थी जिसमें कि खाने पीने की सामान आती है। वह बोरी रस्सी से बांधी गई थी। डरते डरते हम तीनों ने उस बोरी को खोला। ना जाने उसके अंदर क्या थी, कहीं कोई गलत चीज तो इसके अंदर नहीं है। यह ख्याल आते ही मेरे हाथ पैर ठंडा होने लगे और मेरे माथे पर पसीना आने लगा। तभी मेरी बड़ी बेटी कहने लगी, माँ एक बार बोरी खोलकर देखते हैं, आखिर इसके अंदर क्या है। और फिर डरते डरते हम लोगों ने उस बोरी को खोला, तो उसे खोलते ही और उसके अंदर जो सामान पड़ी थी वह देखते हम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बोरी में खाने पीने के सामान थी। आटा चावल सब्जियां और मसाला वगैरह सभी कुछ उस बोरी में रखा हुआ था। खाने की इतनी सामान देखने के बाद मेरी दोनों बेटियां मुझे कहने लगी, माँ चलो जल्दी से खाना बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही तेज भूख लगी है। भूख तो खैर हम लोगों को लग ही रही थी, इसलिए अब मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और फिर उस बोरी में जो खाने का सामान पड़ा हुआ था, मैंने उससे खाना बना लिया। और खाना खाने बनाने के बाद हम तीनों माँ बेटियों ने आज भरपेट खाना खाया। न जाने कितने दिनों के बाद हम लोगों को रोटी दाल चावल सब्जी खाने को मिली थी। नहीं तो कभी हम माड़ भात तो कभी प्याज रोटी खाकर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। भरपेट खाना खाने के बाद हम तीनों माँ बेटी सोने के लिए चले आए, और आज हम लोगों को बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आई थी, क्योंकि हम लोगों का पेट भरा हुआ था। नहीं तो भूख के कारण आधी रात को ही हम लोगों की नींद खुल जाती थी, और अब तो यह अक्सर ही होने लगा। हर 2 दिन पर हम लोगों के दरवाजे पर खाने के सामान की बोरी पड़ी हुई मिलती थी, जिससे कि हम लोगों को अब खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं था। हम लोगों को भरपेट खाना मिल रहा था। एक दिन रात के समय मेरी छोटी बेटी कहने लगी, माँ आखिर कौन है वह जो कि रोज हम लोगों को खाने का इतना सारा सामान दे जाता है? कौन है जो कि हमारी मदद कर रहा है? नहीं तो आजकल के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता है। ऐसा तो नहीं कि कहीं आगे चलकर खाना देने वाला हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाए? या कौन है जो कि बगैर सामने आए हमारी मदद कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वह हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो? यह सवाल तो मुझे बहुत परेशान करती थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसा कौन कर रहा है
और फिर आज हमारे मोहल्ले के पंडित जी को बाहर देखकर मेरे अंदर बहुत सवालों ने जन्म ले लिया। तो तभी मेरी बड़ी बेटी मेरी छोटी बेटी को डांटते हुए बोली, क्या पता कोई हो जो भगवान का भक्त हो, जो कि इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों की मदद कर रहा है। इसलिए ज्यादा सवाल जवाब करके माँ का दिमाग मत खराब करो और आराम से सो जाओ। मेरी दोनों बेटियां तो एक दूसरे से बातें करके खुद तसल्ली देकर सो गई, लेकिन मेरी आंखों में ना नींद थी और ना ही चैन। मेरा दिमाग बार बार कुछ गलत होने का संदेशा दे रहा था। कुछ तो गलत था जो कि हमें पता नहीं था। यह सब सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंखें लग गई, पता ही नहीं चला। फिर अगले दिन भी वही हुआ। हम लोग 8 बजने का इंतजार करने लगे और फिर जैसे ही घड़ी में 8 बजी तो हमारे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं दरवाजा खोलकर बोरी उठाने के लिए जैसे ही बाहर गई, बोरी उठाकर छुपकर इधर उधर नजर दौड़ाई तो मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले के पंडित जी खुद को छुपाकर मुझे देख रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और फिर दरवाजे की सुराख से बाहर देखने लगी तो मैंने देखा कि पंडित जी किसी की तरफ देखकर इशारा कर रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। वो किसको देख रहे थे या तो मैं नहीं देख पाई, लेकिन पंडित जी की आंखों में अजीब सी चमक थी और अब तो वो किसी से बातें भी कर रहे थे कि काम हो गया। यह सुनकर तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और मेरा दिमाग उलझन का शिकार हो गया। लेकिन फिर मैंने खुद को संभालते हुए बेटियों के लिए खाना बनाया और हम तीनों ने मिलकर खाया। लेकिन अभी खाना खाए थोड़ी ही देर हुई थी, हम तीनों माँ बेटियों का सर चक्कर देने लगा और फिर हम लोगों को बहुत ही गहरी नींद आ गई। फिर आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली। सर मेरा बहुत ही भारी हो रहा था और मुझे बार बार चक्कर आ रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपनी बेटियों की तरफ देखा। वह दोनों बेहोश पड़ी थी। मैं जल्दी से उन दोनों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह दोनों कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर मैं उन दोनों के ऊपर पानी का छिट्टा मारने लगी। थोड़ी ही देर बाद दोनों आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई और दोनों कहने लगी, मम्मी सर बहुत ही जोर से दर्द के मारे फटा जा रहा है और गला भी सूख रहा है। मैं जल्दी से उठकर किचन में गई और खुद पानी पीकर अपनी बेटियों को भी लाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद अब हम तीनों की हालत कुछ बेहतर हुआ था, लेकिन फिर अचानक से हम तीनों के पेट में दर्द होने लगा और एक एक करके हम लोगों को उल्टियां होने लगी। 10 मिनट में हम लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोगों को क्या हो गया। हम लोग ने ऐसा वैसा खाना भी नहीं खाया था जो कि फिर इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। फिर मैं सोचने लगी कहीं बोरी में मिलने वाला सामान जहरीला तो नहीं था। अब मैं यही सब चीज सोचने लगी, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी और मैं चाहकर भी उस वक्त उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। रात के 3 बज रहे थे और मैं अकेली औरत दोनों जवान बेटियों को लेकर इस वक्त मैं कहाँ जाती। इसलिए मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी बेटियों को सही कर दो। और फिर सुबह होने का इंतजार करने लगी। किसी तरह हमारी रात कटी। सुबह होते ही मैं दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर सरकारी अस्पताल चली गई। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर ने हम तीनों को चेकअप किया। जो जो हम लोगों के साथ हुआ था हम लोगों ने डॉक्टर को बताया कि हम लोगों ने क्या खाना खाया था। फिर थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद हम तीनों का टेस्ट हुआ और उसके बाद करीब 2-3 घंटे के बाद हमें हमारी रिपोर्ट मिल गई। और रिपोर्ट में जो आया था उसे सुनने के बाद तो हम तीनों माँ बेटी एक दूसरे के मुंह देखने लगे, क्योंकि यह खबर हम सबों पर किसी क्यामत से कम नहीं था। आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि हम तीनों एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। हम लोग हद से ज्यादा शर्मिंदा नजर आ रहे थे और सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तीनों के साथ हुआ था। हम तीनों एक ही साथ एक ही वक्त प्रेग्नेंट हो चुके थे। यह सच हमारी रिपोर्ट में आया था और यह सुनने के बाद मेरे साथ साथ मेरी बेटियों के चेहरे का भी रंग उड़ चुकी थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि हम तीनों माँ बेटी अकेले ही घर पर रहते हैं और हमारे साथ कोई भी मर्द नहीं है, यहाँ तक कि मेरा पति और मेरा बेटा भी नहीं है। जब हम सब मर्द जात से इतनी दूर है तो भला यह कैसे मुमकिन है कि हम तीनों प्रेग्नेंट हो जाएं। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुझे हैरत भरी नजरों से घूरने लगी। फिर बोली, मैडम यह पुलिस केस है, अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओ और जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाओ। अब आगे हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं।
जो भी करना होगा पुलिस ही करेगी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मैं दोनों बेटियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जैसे मैं पुलिस स्टेशन पहुंची मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि यह हमारी प्रेगनेंसी की खबर थी और सिर्फ मैं अकेले नहीं थी बल्कि मेरे साथ दोनों बेटियों की इज्जत का भी सवाल था। मेरे दिमाग में बहुत तरह के सवाल चलने लगे कि ना जाने पुलिस हम लोगों के बारे में क्या सोचे। एक पल तो ख्याल आया कि यहाँ से वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर हिम्मत करके पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझसे एक पुलिस वाले ने पूछा, क्या काम है और यहाँ पर क्यों आई हो? मैंने कहा मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। फिर उसने मुझे एक जगह पर बैठा दिया जहाँ पर कि पुलिस वाला बैठा था। वह मुझे देखते ही सीधा बैठ गया और पूछने लगा, बताइए मैडम क्या बात है, किसके सिलसिले में यहाँ पर आई हैं? यही कहते हुए उसने हम तीनों की तरफ नजर घुमाई। मैंने डरते डरते हमारे साथ जो घटना घटी थी सारी चीजें पुलिस को बता दी। मैं पुलिस इंस्पेक्टर को अपने घर के दरवाजे पर रखी बोरी, फिर तबीयत खराब होना और अब हम तीनों का यूं अचानक प्रेग्नेंट हो जाना, यह तमाम बातें मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को बता दी। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहा, मैडम आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लीजिए मुजरिम पकड़। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो उसने कहा, मैडम पिछले कुछ दिनों से और भी लोगों के घरों के बाहर बोरियां रखी जाती थी। ये बोरियां सिर्फ उन्हीं घरों में रखी जाती थी जिनके घर पर सिर्फ औरतें ही होती थी, और फिर जैसे वह औरत यह सब खाना शुरू करती तो उन औरतों के साथ भी वही सब कुछ हुआ जो कि आप लोगों के साथ हुआ। यह सुनकर तो मेरी हालत ही खराब होने लगी। बहुत दिनों से हम लोग उस मुजरिम को तलाश कर रहे थे जो कि औरतों के साथ यह गंदा काम कर रहा था, और फिर काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार हम उस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब हो गए। हमने उसे लॉकर नंबर 3 में बंद किया है, आप जाकर उनसे मिल सकती है। मैं बहुत खुश हुई कि चलो मुजरिम पकड़ा गया, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि मुजरिम का तो पता चल गया, परंतु अब हमारी प्रेगनेंसी का क्या होगा? यही सब सोचते सोचते फिर मैं जाकर लॉकर नंबर 3 के सामने खड़ी हो गई। मेरे पीछे मेरी दोनों बेटियां खड़ी थी और जैसे ही नजर उठाकर मैंने सामने वाले मुजरिम को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे अब मेरी सांसें ही रुक जाएगी, और वो मुजरिम भी मेरी तरफ बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यह पुलिस स्टेशन की छत मेरे सिर पर ना गिर जाए, और मेरी दोनों बेटी भी फटी फटी आंखों से सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी। फिर हम तीनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे, क्योंकि हमारा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति भी हम सबको अपने सामने खड़ा देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर शर्मिंदगी के मारे सर नीचे करके अपनी नजरें चुराने लगा। मैं और मेरी बेटियां सोच सोचकर परेशान हो रही थी, भला यह कैसे मुमकिन था? जिस शख्स को हम सब मरा मान चुके थे आज वह हमारे सामने सही सलामत कैसे था? क्या उसने कोई ऐसा जुल्म किया था जिस कारण से उसे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी? यह सब सोच सोच कर ही मेरे ऊपर क़यामत गिरते जा रही थी। मेरा पति आखिर ऐसे हम लोगों के साथ कैसे कर सकता है? जब तक मैं उनके साथ थी उन्होंने कभी भी हम लोगों को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं दिया था, फिर यह सब कैसे? सोच सोच कर तो मेरा सर ही फटा जा रहा था। फिर मैं उसके पास गई और रोते हुए पूछी, आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और आज तक कहाँ थे? और तुम्हारे मरने की झूठी खबर किसने फैलाई थी? और तुम इस जेल में क्यों हो? मेरी बात सुनते हुए बिल्कुल खामोश हो गया और नीचे जमीन की ओर देखने लगा। मैं उससे सवालों पर सवाल करती जा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। फिर मैंने कहा, आज तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर तुम किस बात पर इतना शर्मिंदा हो? तुम्हें मेरी कसम जो भी बात है सारी बातें सच सच बताओ। और अब उसने मेरी तरफ नजरें उठाकर देखा और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ था वह सारी कहानी मुझे और मेरी बेटियों को सुनाने लगा। अब मेरे पति की कहानी उन्हीं की जुबानी उन्होंने सुनाया कि जब तक मैं लोगों के नजरों में मरा नहीं था और तुम लोगों के साथ हंसी खुशी रहता था तो मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत ही खुश था। हमारे पास बहुत पैसे तो नहीं थे, लेकिन हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता था। मैं अपनी पत्नी और दोनों बेटियों से बहुत ही प्यार करता था, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें मेरी खुशी देखी नहीं जाती तो वो मुझसे बहुत ही नफरत करते थे, मुझे बर्बाद कर देना चाहते थे, और वह कोई और नहीं बल्कि मेरा करीबी दोस्त ही था। परंतु मैं कभी भी अपने दोस्त की बातों में नहीं आता था और अपने काम से ही मतलब रखता था, क्योंकि मैं साफ दिल का इंसान था, इसलिए मैंने कभी उन पर शक नहीं किया और हर वक्त अपनी खुशी के पल उन लोगों के साथ बिताने लगा था, क्योंकि मैं समझता था कि मेरे दोस्त मेरे दुख सुख के साथी हैं। और फिर एक दिन हम सभी दोस्त बैठकर गपशप कर रहे थे, तभी मेरे सबसे करीबी दोस्त जिस पर कि मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता था
और उससे अपने मन की हर बातें शेयर करता था। वह मेरे पास आया और उसने मेरे हाथों में सिगरेट थमा दी। तो मैंने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो वह कहने लगा, अरे कभी कभी पी लेना चाहिए। कौन सा मैं रोज पीने के लिए कहता हूँ, अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हो। और फिर मैंने उस दिन पहली बार अपनी जिंदगी में वह सिगरेट पिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही मैंने 2-4 बार सिगरेट पिया, मुझे खांसी होने लगी और मेरे आंखों में आंसू आने लगे। मुझे बहुत ही हैरत हुई, आखिर यह क्यों हो रहा है। मुझे कुछ शक हुआ। तभी मैंने वह सिगरेट अपने नाक के पास ले जाकर सूंघा तो मुझे उसमें कुछ महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अपने दोस्त से इस बारे में पूछूं, लेकिन इससे पहले मैं पूछता वह वहां से निकल चुका था। फिर मुझे लगा शायद यह मेरी गलतफहमी है, शायद इसमें ड्रग्स ना हो, लेकिन मैं गलत था। इसी गलतफहमी में मैंने अपने दोस्त से कभी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि मैं उस पर हद से ज्यादा विश्वास करता था। लेकिन वह मेरे साथ धोखा कर रहा था और उसके बाद वह अक्सर किसी न किसी चीज में ड्रग्स पिलाकर मुझे देता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ड्रग्स की लत लग गई और यह नशा करना मेरी मजबूरी बन गई। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरे दोस्त राहुल ने मुझे पेशावर चोरों के गैंग से मिलवा दिया। मैं अक्सर उन लोगों के पास बैठने लगा, उसके साथ जुआ खेलता, ड्रग्स वाला जहर पीता, पार्टी करता। फिर धीरे धीरे मुझ पर काफी कर्ज जमा हो गया और वह लोग मुझसे अपने पैसे वसूलने के लिए मुझ पर दबाव डालने लगा। वह लोग मुझसे पैसों की डिमांड करने लगा। आखिर मैं उसे पैसे कहाँ से देता, मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। फिर उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी, या तो तुम हम लोगों के साथ चोरियां करना स्टार्ट कर दो या फिर हमारे सारे पैसे हमें लौटा दो। और मैं उन दोनों की शर्त में से कोई भी शर्त पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं चोर डाकू नहीं बनना चाहता था। इसके लिए मेरा जमीर मुझे कभी भी इजाजत नहीं देता। और दूसरी शर्त के मुताबिक मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, मैं उन्हें वापस करके इन सभी चीजों से छुटकारा पा लेता। फिर मैंने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी, लेकिन वह लोग मुझे मोहलत देने को तैयार ना थे। फिर उन्होंने कहा, अगर मैं उनकी दोनों में से कोई शर्त नहीं मानी तो फिर तुम्हें अपनी बीवी और दोनों बेटियों को हम लोगों के हवाले करना पड़ेगा। उनकी यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे दिल को किसी ने पैरों तले कुचल कर रख दिया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी मेरी जान निकल जाएगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी और मासूम बेटियों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और मैं बिल्कुल भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कोई मेरी बीवी और मेरी बेटियों को हाथ भी लगाए। और इसलिए ना चाहते हुए मैंने उन डाकुओं के साथ चोरी और डकैती करने की शर्त मान ली। मैं उस दिन चोरी करके घर वापस आ रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कुकर्म करके अपनी बेटियों और पत्नी का सामना करता। इसलिए मैं घर न आकर अपने घर के पास, क्योंकि अब मुझे किसी की मदद की जरूरत थी। हमारे मोहल्ले के पंडित जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे पता था कि वो मेरी बात अवश्य समझेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन उससे पहले मैंने भगवान जी के पास माथा टेककर अपने गुनाहों की माफी मांगी। फिर पंडित जी से मिलकर उन्हें अपने बारे में सभी कुछ सच सच बता दिया। मैंने पंडित जी को कहा कि आप मेरे घर से लेकर मेरे सारे मोहल्ले और मैं जहाँ पर भी नौकरी करता हूँ, यहाँ तक कि मेरे सारे दोस्तों को भी यह खबर फैला दे कि मैं एक एक्सीडेंट में मारा गया हूँ। क्योंकि पंडित जी से मिलने से पहले आज सुबह सुबह ही मैंने ये न्यूज़ सुना था कि चौराहे के पास इस शहर में एक बहुत ही बड़ा बस हादसा हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। मैंने पंडित जी को समझाया कि मेरे मरने की खबर सुनकर जो गुंडे मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं वह लोग आपकी बातों पर विश्वास कर लेंगे और मैं और भी कुकर्म करने से बच जाऊंगा। फिर पंडित जी ने मेरा पूरा साथ दिया। फिर उसकी मदद मिलने के बाद मैं उसी की रात बनारस से लखनऊ की तरफ खाना हो गया, क्योंकि लखनऊ में मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे दोस्त आशीष अंकल रहा करते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। जब मैं उनके पास गया, मैंने उनसे अपनी सारी बातें शेयर की। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, बेटा सभी कुछ भूल जाओ और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। आशीष अंकल बचपन से ही मुझे अपना बेटा समझते थे, इसलिए उन्होंने मेरी बातों को सुना और समझा और फिर मुझे अपने पास रहने दिया। उन्होंने मेरा इलाज करवाया और धीरे धीरे मेरे नशे की आदत को छुड़वाया। उन्होंने अपना स्नेह वाला हाथ मेरे सर पर रखा, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो शुरू से ही मुझे अपना बेटा मानते थे। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया, उन्होंने मुझे नौकरी दिलवाई और जब मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए तो मैं वापस अपनी पत्नी और बेटी के पास आने का फैसला किया, क्योंकि मैं उन्हें यूं अकेला दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लेकिन जब मैं लखनऊ से बनारस आया तो पंडित जी ने मुझे बताया कि आपके गैंग के लोग आपकी हड्डियां ढूंढने में लगे हैं। यह सब जानने के बाद मैं और भी ज्यादा डर गया
और फिर फिलहाल मैं खुद को सबसे छुपाए रखने का फैसला किया। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं हर रोज खाने की कुछ चीजें बोरी में रखकर पंडित जी के द्वारा घर के दरवाजे पे रखवा देता था कि मेरी बीवी बच्चे खाना खाने के लिए ना तरसे। मगर एक दिन ना जाने क्या हुआ, जब मैं बोरी उठाकर पंडित जी को देने जा रहा था कि मुझे रास्ते में से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज मैं यूं मुजरिम बना अपनी पत्नी और बेटी के सामने खड़ा हूं। अपने पति की यह कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसुओं की बारिश होने लगी और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने एक नज़र उठाकर अपने पति की तरफ देखा। वह बेबस भरी नज़रों से हमारी तरफ देख रहा था। अब मैं उससे और कुछ पूछती कि तभी हवलदार आए और कहने लगे, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। मैं रोते हुए पति की तरफ देखने लगी तो उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहने लगे, सीधा पंडित जी के पास जाना, उनके पास आशीष अंकल का नंबर है और उन्हें कॉल करके सारी हकीकत बता देना। मुझे पूरा विश्वास है कि आशीष अंकल हमारा साथ जरूर देंगे और यहाँ से छुड़वाने में मेरी मदद करेंगे। उनकी बात सुनकर मैं आंखों में आंसू लिए पंडित जी के पास आई। फिर मैं पंडित जी से नंबर लेकर आशीष अंकल को सभी कुछ बता दिया तो उन्होंने मुझे कहा, तुम परेशान मत हो, मैं आज फ्लाइट से बनारस पहुंच रहा हूं। मैं अपनी बेटियों को लेकर घर आ गई और शाम होते होते आशीष अंकल हमारे घर पर पहुंच गए और फिर मुझे और मेरी बेटियों को लेकर अपने फ्लैट में चले गए। नाश्ता पानी करवाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर हम तीनों का चेकअप करवाया तो पता चला हम प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि हमें फूड पॉइजन हुआ है। असल में हमारे घर में जो खाने की बोरी रखी जाती थी, शायद उसमें केमिकल मिलाया गया था, जिस वजह से हमारी तबीयत बिगड़ने लगी थी। यह सब जानकर हमने चैन की सांस ली। लेकिन मेरे मन में बार बार यह सवाल आ रहा था कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने हमसे झूठ क्यों बोला कि हम प्रेग्नेंट हैं। फिर आशीष अंकल ने एक बहुत बड़े वकील को हायर किया और उस वकील ने मेरे पति के केस को लड़ा। आशीष अंकल की पुलिस से भी अच्छी जान पहचान थी। उसने चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो गई। इधर कुछ दिनों के बाद ही मेरी और मेरी बेटियों का सही ढंग से इलाज हो जाने के कारण अब हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। उस गैंग के बहुत सारे लोग पुलिस की पकड़ में आ गए थे, जिससे कि पता चला कि उन गुंडों को मेरे पति के बारे में पता चल चुका था और यह भी पता चल चुका था वह हम लोगों के घरों के पास अनाज की बोरी रखवाता है और इसी का फायदा उन गुंडों ने उठाया। वो गुंडे अनाज की बोरियों में केमिकल मिला दिया करते थे, जिससे कि हमारी और हमारी बेटियों की तबीयत खराब हो गई थी। उन्होंने मेरे पति को मुजरिम बनाने के लिए एक चाल और चली। उन्होंने हमारे घर के साथ साथ हमारे आसपास जितने भी गरीब लोग थे, उसी तरह आटे की बोरी में केमिकल मिलवाकर सभी के घर के सामने रखवा दिया और जब उन लोगों ने भी वह आटा खाया तो सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर सभी सरकारी अस्पताल आकर अपना चेकअप करवाने लगे। क्योंकि सभी गरीब लोग थे और अक्सर सरकारी अस्पताल में जाया करते थे, इसलिए उस गैंग वाले ने अस्पताल के डॉक्टर को भी पैसे देकर खरीद लिया और उन लोगों ने झूठी रिपोर्ट बनाई। जो भी औरतों उन बोरी वाला अनाज खाया है वो सभी के सभी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर को भी उन लोगों ने धमकी दे रखी थी कि अगर किसी ने भी मुंह खोला तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी आप सभी खुद समझदार हो। और अब सभी कुछ क्लियर हो गया था। मेरे पति बाइज्जत बरी हो चुके थे और फिर अब हम लोग सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।